स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात कर रहे हैं। असल में हम एक विस्तृत समीक्षा के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। ये समीक्षा किताब के जो मुख्य विचार है, उसकी क्या ताकत है, क्या कमजोरियां हैं और दुनिया भर में इसका कैसा असर रहा है, इस सब पर रोशनी डालती है। तो देखते हैं क्या खास बातें निकलती हैं। बिल्कुल। ये किताब 1997 में पब्लिश हुई थी और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो मतलब एक तरह से छाई गई। 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं इसकी। बाप रे, 4 करोड़। हाँ, और समीक्षा भी यही कहती है कि इसका जो मूल आधार है वो है कियोसाकी के 2 पिता। एक उनके अपने पढ़े लिखे लेकिन वो उन्हें पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे थे पर बिजनेस माइंडेड थे, वो थे रिच डैड। तो इन दोनों की पैसे को लेकर जो बिल्कुल अलग सोच थी, उसी का विरोधाभास है ये किताब। हाँ, और समीक्षा का एक बड़ा पॉइंट यही है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, मतलब स्कूलिंग, वो पैसे का मैनेजमेंट सिखाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहती है। सही। स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं पर पैसे की समझ नहीं देते। अमीर डैड का सबक बड़ा दिलचस्प है कि असली दौलत पैसा कमाने से नहीं बल्कि पैसे की समझ से बनती है। बिल्कुल सही। और समीक्षा इसी बात को हाईलाइट करती है कि इसी समझ से जुड़ा है वो एसेट्स और लायबिलिटीज वाला सिद्धांत। संपत्ति और देनदारी ये किताब का कोर है। हाँ, ये तो बहुत सुना है, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। हाँ, कियोसाकी का तर्क है और समीक्षा भी इसे कोट करती है। अमीर संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वो गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं। अच्छा। और इसमें एक और बात है, समीक्षा ये भी बताती है कि कियोसाकी की संपत्ति की परिभाषा थोड़ी अलग है, मतलब पारंपरिक अकाउंटिंग से हटकर है। ये पूरी तरह कैश फ्लो पर आधारित है। कैश फ्लो मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, सीधा हिसाब। ओके। और एक और बड़ा आइडिया जो समीक्षा उठाती है वो है माइंडसेट का, कि गरीब पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर का पैसा उनके लिए काम करता है। ये तो सीधी 9 to 5 वाली सोच को चुनौती है। हाँ बिल्कुल, ये एंटरप्रेन्योरशिप और पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय बनाने पर जोर देता है। निष्क्रिय आय जैसे रेंटल इनकम या डिविडेंड्स। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे आय स्रोत जिनसे आपको लगातार एक्टिवली काम किए बिना भी पैसा आता रहे। और कियोसाकी की सलाह, जैसा समीक्षा बताती है, ये भी है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। सीखने के लिए? हाँ, स्किल्स डेवलप करो, जैसे सेल्स, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप, ये सब जरूरी हैं। साथ ही वो फाइनेंशियल रिस्क लेने और डर पर काबू पाने की बात भी करते हैं, जो कई लोगों को रोकता है अमीर बनने से। ये बात तो है। अच्छा, समीक्षा किताब की कुछ ताकतें भी बताती होगी? जी हाँ बिल्कुल। जैसे इसकी भाषा बहुत सरल है, आसानी से समझ आती है, और ये एसेट बनाम लायबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो यादगार हैं, और इसने यकीनन लोगों को पारंपरिक सोच से हटकर सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन फिर कमजोरियां भी होंगी। हाँ, और समीक्षा आलोचनाओं पर भी काफी खुलकर बात करती है। एक बड़ी कमी ये बताई गई है कि इसमें कोई ठोस प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब कैसे करें वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है। अच्छा। कुछ सलाह, जैसे रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा कर्ज लेकर निवेश करना, उसे समीक्षा थोड़ा रिस्की मानती है, या कह सकते हैं कि ओवर सिंप्लीफाइड है। और ये भी कि किताब काफी हद तक किस्सों पर आधारित है, यहां तक कि रिच डैड असल में थे भी या नहीं, इस पर भी सवाल उठाए गए। तो ऐसे सलाह की क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सवाल उठता है। हाँ, ये आलोचनाएं तो काफी गंभीर है। तो मतलब सुनने वाले के लिए ये मुश्किल हो सकता है कि क्या माने क्या नहीं। क्या ये फिर एक मोटिवेशनल किताब ज्यादा है, प्रैक्टिकल गाइड कम? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समीक्षा का निचोड़ भी कुछ ऐसा ही है कि ये एक तकनीकी फाइनेंस गाइड से ज्यादा एक माइंडसेट शिफ्ट या सोच बदलने वाली किताब है। इसका सबसे बड़ा असर, जैसा कि समीक्षा मानती है, ये रहा कि इसने फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप पर एक ग्लोबल बातचीत शुरू की। लाखों लोगों को नौकरी से हटकर निवेश और बिजनेस के बारे में सोचने पर मजबूर किया, भले ही इसकी सलाह पर बहस होती रही हो। तो मतलब ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा अच्छी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस में या अपनी सोच बदलना चाहते हैं। हाँ, कह सकते हैं उनके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा के नजरिए से देखें तो ये किताब पैसे को लेकर एक नया दृष्टिकोण जरूर देती है, पर इसके तरीकों को, इसकी सलाह को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। सावधानी जरूरी है। बिल्कुल। समीक्षा भी यही मानती है कि इसने फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसे लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, भले ही इसके बताए रास्ते हर किसी के लिए सही न हो। सही कहा।
जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसका इशारा समीक्षा में भी है। अगर पारंपरिक शिक्षा जैसे स्कूल, कॉलेज हमें पैसे का मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं सिखाते, जैसा कियोसाकी कहते हैं, तो आज के समय में लोगों को ये इतना जरूरी स्किल व्यवहारिक रूप से कहाँ से सीखना चाहिए, इस पर सोचना होगा।